गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपन दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक। और आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है एस्थमा। ठीक है, एस्थमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? एस्थमा को हिंदी में अपन बोलते हैं दमा। ठीक है, तो एस्थमा क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले ना अपन अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो एस्थमा होता है ना, ये क्या होता है? यह एयरवे का क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई में स्पाज्म होने के कारण पेशेंट की सामान्य श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब कि क्या होता है, जो एस्थमा होता है ना, वो क्या होता है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि मेनली किसको अफेक्ट करता है? ब्रोंकाई का अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है? पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है ना। और मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो एस्थमा होता है ना, एस्थमा, सॉरी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, जो एस्थमा होता है ना, ये कैसा डिसऑर्डर होता है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिएट होता है? इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो एस्थमा होता है वो कौन सा टाइप होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, तो आपको क्या आंसर देना है कि जो एस्थमा होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है ये, जिसके अंदर क्या होता है? ब्रोंकाई में स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट ढंग से सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, अगर अपन इसके डेफिनेशन की अगर अपन इसकी बात करें ना, तो डेफिनेशन क्या होती है? एस्थमा के अंदर एयरवे में सूजन आ जाती है, इसके कारण एयरवे नैरो हो जाता है। ठीक है, और म्यूकस का उत्पादन बढ़ जाता है और मरीज को सांस लेने में कठिनाई आती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे अपन एस्थमा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन एस्थमा की बात करें ना, तो जो एस्थमा जो होता है ना, ये कैसा डिसऑर्डर होता है? यह रिवर्सिबल होता है। यह रिवर्सिबल कंडीशन होती है, यह रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यानी उचित उपचार, ठीक है, उचित उपचार के बाद एयरवे वापस दोबारा क्या हो जाता है? एयरवे दोबारा सामान्य हो जाएगा। एयरवे दोबारा क्या हो जाएगा? सामान्य हो सकता है। ठीक है, तो जो एस्थमा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? एयरवे में सूजन आ जाती है, जिसके कारण म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है? पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, इससे अपन एस्थमा बोलते हैं। और एस्थमा जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अगर सही टाइम से उपचार मिले और सही तरीके का उपचार मिले तो एस्थमा ठीक हो जाता है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर देखो ये नॉर्मल, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको आसानी से ये नोट हो जाए। ठीक है, ये क्या है? ये अपने पास के अंदर नॉर्मल ब्रोंकाई है। ठीक है, जिसके अंदर इसका सरफेस एरिया देखो, है ना। और ये क्या है? ये है इन्फेक्टेड। ठीक है, इन्फेक्टेड है, जिसके कारण ये देखो इसका सरफेस एरिया क्या हो चुका है? कम हो चुका है ना। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। अब इसके अंदर से जो एयरवे जाएगी ना, वो बहुत ही आराम से जाएगी, बट इसके अंदर से एयरवे जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्या हो चुका है? नैरो, संकरा हो चुका है इसका एरिया। ठीक है, अगर अपन यहां पर बात करें कॉजेज की, ठीक है, कि जो एस्थमा का जो कॉजेज है ना, वो क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे लिखाना चाहूंगा। ठीक है, कि इंडियंस हैव लेस एस्थमा बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको अस्थमा कम होता है। ठीक है, अस्थमा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इंडिया के लोगों का जो हाइजीन है ना, वो बहुत ही पुअर है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ की स्टडी है कि जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनका जो हाइजीनिक लेवल है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले कम है, जिसके कारण से उनको क्या होता है? अस्थमा कम देखने को मिलता है बजाय दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, और इसका अगर मैं आपको एक बेनिफिट बताना चाहूं तो इंडिया के जो लोग होते हैं ना, आप ये मान लो वो हैबिचुअल हो चुके हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसके कारण क्या होता है? उनको इतनी जल्दी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट नहीं कर सकता है
है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्योर हाइजीन का मतलब क्या है कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उन्होंने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर इतना ले लिया कि अब उनके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉजेस। जो कॉजेस की अगर अपन बात करें ना, तो कॉजेस के अंदर सबसे पहला आता है फैमिली कॉजेस या फिर फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अब जो फैमिली हिस्ट्री होती है ना, इसके अंदर क्या होगा, अगर किसी को फैमिली में अस्थमा है तो वो आगे जाएगा। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है एस्थमा। ठीक है, दूसरा जो कॉज आता है वो आता है अपने पास के अंदर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब एलर्जिक रिएक्शन किस किस के कारण होती है, धूल के कारण होती है। ठीक है, धूल के कारण होगी, जो धूल मिट्टी उड़ती है ना, उसके कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है या अस्थमा होने का कारण होता है। ठीक है, क्या होगा, धूल के कारण। ठीक है, इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं। ठीक है, जो गाड़ियां और जो फैक्ट्रियां जो धुआं निकालती है ना, पॉल्यूटेड स्मोक होता है, वो भी क्या करता है, अस्थमा कॉज करवाता है। ठीक है, और क्या लोगे आप, पैट हेयर्स, मतलब कुछ घर के अंदर है ना, काफी लोग जो होते हैं वो पेट्स पालते हैं, जैसे डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खरगोश। ठीक है, खरगोश पालते हैं, काफी लोग खरगोश भी पालते हैं। तो उनके जो हेयर्स होते हैं ना, वो भी क्या कॉज करवाते हैं, एस्थमा कॉज करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर पॉल्यूशन। ठीक है, अब पॉल्यूशन तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, धुआं होता है, स्मोक होता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जो अस्थमा कॉज कराएंगे। इसके बाद में आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के अंदर एक नाम आता है राइनाइटिस। राइनाइटिस को अपन बोलते हैं जुखाम। ठीक है, ये भी कॉजेज होता है अस्थमा का। ठीक है, दूसरा आता है इमोशनल फैक्टर, पांचवा नंबर पर आता है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर के अंदर आएगा स्ट्रेस या फिर एग्रेशन। ठीक है, ये भी क्या होता है, अस्थमा कॉज कराता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ज्यादा हंसते हैं ना, तो उनकी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। कुछ लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं तो सांस ऊंची नीचे हो जाती है ना। तो ना कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों में बैठे होते हैं तो कोई हंसता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कहता है अरे यार हंसा मत, सांस नहीं आ रही है। तो वो किसका इंडिकेशन होता है, अस्थमा का इंडिकेशन होता है। फिर अपने पास में आती है सम ड्रग्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती है जो अस्थमा कॉज कराती है, जैसे कि आती है अपने पास के अंदर एस्पायरिन। ठीक है, एस्पायरिन एस्थमा कॉज कराती है। दूसरी आती है अपने पास के अंदर बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग आती है वो भी क्या कॉज करवाती है, एस्थमा कॉज करवाती है। तो ये कुछ कॉजेज है अपने पास के अंदर एस्थमा के, और इन्हीं कॉजेज को आप ट्रिगर फैक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब एस्थमा का साइन एंड सिम्टम की अगर अपन बात करें ना, कि पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर पेशेंट एस्थमा से ग्रसित है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिसिप्निया। डिसिप्निया का मतलब क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई। सांस लेने में कठिनाई, कि जो पेशेंट है उसको ढंग से सांस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसका क्या हो चुका है, नैरो एयरवे। नैरो एयरवे, कि उसके एयरवे के नैरो हो जाने के कारण उसको ढंग से सांस नहीं आएगी। साथ में आता है वीजिंग। वीजिंग का मतलब होगा सांस छोड़ते समय छाती से सीटी जैसी आवाज आना। सीटी जैसी आवाज आना। ठीक है, अब ये आवाज कब आएगी, आपने देखा होगा पेशेंट को, जब अपन पेशेंट को लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास में, तो वो क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते उल्टे घूम जाओ, फिर है ना पीछे वो बैक के अंदर है ना स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है। फिर कई बार वो बोलता है सांस लो तेज तेज, तो अपन जोर से यूं सांस लेते हैं, फिर वो सुनता है। तो वो क्या सुनता है, वो यही साउंड सुनता है। ठीक है, लंग्स के बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे वीजिंग साउंड होता है, ब्रोंकाई साउंड होता है ना, स्टेटोरियस साउंड होता है।
है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग साउंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वीजिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, तो वीजिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड में क्या सुनाई देता है, सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और सीटी जैसी आवाज सुनाई देने का कारण क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एस्थमा में क्या होता है, नैरो हो जाता है एयरवे, मतलब एयरवे का जो साइज है वो कम हो गया, है ना। तो सीटी में क्या होता है, सीटी में भी तो ये होता है कि जब अपन सीटी में फूंक मारते हैं तो जो अपना फूंक होती है वो एक छोटे से स्पेस से बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, आवाज आती है। तो सेम वही जो कॉन्सेप्ट उस सीटी के पीछे है ना, वही कॉन्सेप्ट अस्थमा में लगता है कि जब अपने एयर एक नैरो स्पेस में से बाहर आएगी ना, तो सीटी का साउंड प्रोड्यूस करेगी, और उस साउंड को अपन क्या नाम देते हैं, वीजिंग साउंड नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ क्या होगा, पेशेंट को सूखी या बलगम वाली खांसी आएगी पेशेंट को, बलगम वाली खांसी आना क्यों आएगी, क्योंकि पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या म्यूकस आ चुका है। अब आपको पता, अगर अपने जो एयरवे है उसके अंदर अगर छोटा सा भी पार्टिकल चल जाता ना, तो अपन को इतनी भयंकर खांसी आती है कि वो उसको बाहर निकाल के मानता है। तो इसलिए पेशेंट को क्या होगा, खांसी आएगी बहुत ज्यादा। इसके बाद में आता है चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस में क्या होगा, छाती में भारीपन महसूस होगा पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट के को क्या वो आके आपको क्या बोलेगा, मेरी छाती है ना भारी भारी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या भर चुका है, म्यूकस भर चुका है, ठीक है। ट्रेकेपनिया। ट्रेकेपनिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट किससे ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज, है ना, आप ये मान लो 26 से ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज 26 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। 16 से 20 अपन नॉर्मल मानते हैं, 16 से 22 भी अपन नॉर्मल मानते हैं, तो आप इसके अंदर 22 ही लिख लो, सही रहेगा, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 22 से ज्यादा हो जाएगी एयर, है ना। वैसे तो अपन 16 से 24 मानते हैं, है ना, बट आप इसके अंदर 22 लिख लो, ठीक रहेगा। तो ये थे अपने पास के अंदर साइनस सिम्टम किसके, एस्थमा के। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। एस्थमा को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, और हिस्ट्री टेकिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे कि जब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी सांस चढ़ती है क्या, है ना, या फिर आप है ना ज्यादा तेज हंसते हो, या फिर आपको गुस्सा आता है, या फिर आप ज्यादा तेज बोलते हो तो आपकी सांस चढ़ती है क्या, है ना, आपको खांसी कैसी आती है। तो वो अपन को क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग में पूछना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में अभी बताया था ना मैंने, वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड क्या करेंगे, चेक करेंगे, उससे भी अपन को कंफर्मेशन होगा। और साथ में अपन क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए अपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। ये आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जो ये पाइप है ये वाला, इसको अपन मुंह के अंदर लेके एक तो बाहर सांस छोड़ेंगे, ठीक है, और एक अंदर सांस छोड़ेंगे, जिसके कारण क्या होता है, जो ये बॉल्स है ना ये ऊपर की तरफ जाती है ना, उससे अपन को पता लगेगा कि जो पेशेंट है ना, अगर अपन सांस छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। एक प्रोसीजर होता है इसमें उल्टा कर देते हैं इसको, फिर सांस खेलते तो नीचे से बॉल ऊपर उठती है ना। तो ये क्या होता है, ये अपने पास के अंदर आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसकी मशीन भी आती है, मशीन के अंदर भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। और बेसिकली अपन इसके अंदर क्या चेक करते हैं, लंग वॉल्यूम चेक करते हैं, ठीक है। और लंग वॉल्यूम को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है तेरी, तेरी, तेरी से याद रखो इसको, ठीक है। तेरी, तेरी का मतलब क्या होता है, तेरी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ई फॉर होता है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेट वो तेरी, आर आर फॉर आएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वो सॉरी इसको आप है ना ऐसे लिख दो, टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और ये आएगा अपने पास के अंदर वो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये आएगा अपने पास के अंदर इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। इसको याद करने के लिए कितना होता है, ये होता है 500, ये होता है 100, 1000, ये होता है
1500, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास के अंदर 3000। ठीक है, तो ये होता है अपने पास के अंदर टाइडल वॉल्यूम या फिर लंग वॉल्यूम्स। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे और लास्ट में एलर्जिक टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन बेसिकली IgE का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर एस्थमा। अब इसका अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए अपन को ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ेंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स आती है ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स के अंदर जो पहली जो ड्रग आएगी ना, उस ड्रग का नाम होता है बेटामेथाजोन। बेटामेथाजोन। ठीक है, या तो ये ड्रग देंगे या फिर अपन देंगे हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग देंगे अपन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अपने पास के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, क्विक रिलीफ। क्विक रिलीफ का मतलब होता है कि पेशेंट आपके पास में आया है साथ में के भैया उसको तो अस्थमा हो रखा है, पेशेंट को लिया है इमरजेंसी के अंदर, तो इमरजेंसी के अंदर अपन कौन सी ड्रग देंगे, इमरजेंसी के अंदर अपन उसको ड्रग देंगे। ठीक है, क्विक रिलीफ के अंदर पहली जो ड्रग आती है वो आती है बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट आती है जिसको अपन SBA के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो ड्रग होती है ना, उसका बेस्ट एग्जांपल होता है सालबेटामोल। ठीक है, क्या होगा, साल ब्यूटामोल। ठीक है, साल ब्यूटामोल होती है, या फिर आएगा लीवो साल ब्यूटामोल। ठीक है, लीवो साल ब्यूटामोल होती है। और ये जो ड्रग होती है ना, ये क्या होती है, ये ड्रग होती है अपने पास के अंदर ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, ये ड्रग क्या होगी, ब्रोंकोडाइलेटर होगी। और ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रोंकस है उसको बड़ा करती है। ठीक है, इसके बाद में आता है जब अपन को लॉन्ग टर्म तक पेशेंट को मेडिसिन पे रखना है, क्योंकि अस्थमा है कभी भी हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, एक तो उसको अपन को क्या देनी है, साल बेटामोल तो देनी है, साल मेटरोल। ठीक है, सार मेटरोल देंगे, साथ में क्या देंगे उसको अपन, फॉरमेटरोल देंगे। ठीक है, फॉरमेटरोल देंगे, और साथ में उसको क्या देंगे, एक ड्रग आती है जिसका आपने नाम सुना होगा, मोन्टे ल्यूकास्ट। अपन पेशेंट को क्या देंगे, मोन्टे ल्यूकास्ट भी देंगे। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर ड्रग्स ऑफ एस्थमा, जिसके अंदर पहली थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दूसरी क्विक रिलीफ में आई थी बीटा एगोनिस्ट, फिर अपने पास में थी लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन जिसके अंदर था सालमेटरोल, फॉरमेटरोल और मोन्टे ल्यूकास्ट। अब अपन बात करते हैं पेशेंट के हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देनी है अगर वो किससे अस्थमा से है। तो सबसे पहले ट्रिगर से बचाव करना है, मतलब कि जो धूल मिट्टी ठंडी हवा, ठीक है, पालतू जानवरों के बाल, इन सबसे आपको क्या रहना, दूर रहना है, और आपको मास्क यूज करना है। दूसरा, इनहेलर की सही तकनीक। ठीक है, जो इसके अंदर जब अपन सीवियर है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब सीवियर कंडीशन आती है ना, तो पेशेंट के ना इनहेलर चालू होता है। ठीक है, इनहेलर चालू हो जाता है पेशेंट के। ठीक है, इनहेलर चालू हो जाता है। इनहेलर के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा ना, वो पंप लेते हैं यूं, ऐसा लगा के यूं पंप लेंगे, वो किस में लेते हैं, अस्थमा में लेते हैं। तो अपन को अस्थमा के सही तरीका बताना है कि आपको किस तरह अस्थमा को के अंदर इनहेलर लेना है। ठीक है, दूसरा आता है माउथ वॉश, कि आपको ना हर बार इनहेलर के बाद में ना अपने जो मुंह है ना उसको अच्छे से साफ करना है। क्यों साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं ना अपन, स्टेरॉइड ड्रग देते हैं ज्यादातर, तो स्पेसर जो मतलब जो पंप है उसको लेने के बाद में कहते मुंह धोना चाहिए। नहीं धोएंगे तो क्या करेगा, स्टेरॉइड जो होगा ना इम्यूनिटी कम कर देगा, जिसके कारण आपको ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको जब भी इनहेलर लेना है उसके बाद में माउथ वॉश करना ही करना है। दूसरा, आपको क्या बोलना है पेशेंट को, कि दवाओं को नहीं छोड़ना है, लगातार आपको मेडिसिन लेते रहना है। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर आज का टॉपिक जिसका नाम था एस्थमा। ठीक है, अपन एक बार समरी देख लेते हैं अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन ऑफ अस्थमा क्या होता है। इसके बाद में अपन ने देखे थे कॉजेज ऑफ अस्थमा, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारे कॉजेज देखे थे, जैसे फैमिली हिस्ट्री देखा था, पॉल्यूशन देखा था, पेट हेयर देखे थे, है ना, डस्ट देखी थी। उसके बाद में अपन ने देखे थे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अपन ने क्या देखा था,
ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अपन ने क्या देखा था, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखा था जिसके अंदर स्पायरोमीटर का यूज हुआ था। फिर अपन ने साइन एंड सिम्टम देखे थे और लास्ट में अपन ने क्या देखा था, मैनेजमेंट देखा था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस क्लास को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।